हमारे दो रिपोर्टर विशाल सिंह और शोएब रजा स्पॉट पर पहुंचे और एक एक सीक्वेंस समझने की कोशिश की। देखिए अतीक और अशरफ की मर्डर स्पॉट से ये एक्सक्लूसिव आज को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वो शूट आउट होता है जिसको कि देश का सबसे बड़ा शूट आउट कहा जा सकता है। प्रयागराज के माफिया कहे जाने वाले अतीक और अशरफ की गोली मार के हत्या की जाती है। और मेरे सहयोगी शोएब रजा भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बताएंगे एक एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट कि कैसे हुआ माफिया ढेर। स्टेशन रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं और हमसे करीब 100 कदम पर मौजूद है शाहगंज थाना। पिछले 3 दिनों से जब से अतीक अहमद और अशरफ को पुलिस रिमांड में भेजा गया था मेडिकल के लिए, यहाँ जो अस्पताल मौजूद है मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय, यहीं पर उनको लाया जाता था। और कल रात भी तकरीबन 10 बजे के बाद अतीक अहमद और अशरफ को यहाँ गाड़ी से लाया गया। यहीं पर गाड़ी रुकी और उसके बाद पैदल अंदर अतीक और अशरफ को ले जाया गया। 10:36 का वक्त था और एकाएक इसी जगह पर गाड़ी आकर रुकती है पुलिस की और पुलिस अभिरक्षा में अतीक और अशरफ कॉलमैन हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर दाखिल होने के बाद जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं 3 आरोपी शूटर जो कि पहले से ही लगातार इस पूरे काफिले को चेस कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, वो भी 3 अलग अलग गाड़ियों से यहाँ पहुँचते हैं, पत्रकारों के भेष में होते हैं और जैसे ही अतीक और अशरफ मीडिया के सवालों का जवाब देना शुरू करते हैं, इसी जगह से होते हुए आगे बढ़ते हैं, उसी समय तड़ातड़ फायरिंग की आवाज़ शुरू हो जाती है। इससे पहले कोई कुछ समझता आगे क्या हुआ शोएब बताएंगे। गोलियों की आवाज़ जैसे ही आती है, पहली गोली नज़र आती है वीडियो में सटाकर अतीक अहमद को मारी जाती है। अतीक अहमद यहीं पर गिर जाता है। उसके बाद दूसरी गोली अशरफ को मारी जाती है, अशरफ भी यहीं पर गिर जाता है और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है। जो शूटर है वो भागने की कोशिश नहीं करते बल्कि सरेंडर करते हैं, जिससे ये तय था कि वो बाकायदा इरादा करके ना सिर्फ मारने आए थे बल्कि उनको अंदाज़ा था कि पुलिस उन पर गोली चला सकती है, इसलिए वो भागेंगे नहीं बल्कि सरेंडर करेंगे। जानकारी मिली है कि तकरीबन 2 दिनों से लगातार रेकी की जा रही थी और उसके बाद ही हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, पिछले 2 दिनों से लगातार जो तीनों शूटर्स थे, प्रोफेशनल शूटर्स थे, वो लगातार अतीक और अशरफ का जो काफिला था उसको फॉलो कर रहे थे। किस वक्त ये लोग कहाँ निकलते हैं, किस वक्त पुलिस इनको लेकर के इसी कॉलमैन हॉस्पिटल में आती है मेडिकल कराने के लिए, किस वक्त वो अंदर लेके जाती है, कितनी देर बाद बाहर निकलते हैं और कैसे रहता है पुलिस वालों का मूवमेंट, एक एक पल की जानकारी शूटर्स के पास बाकायदा थी। क्योंकि इंडिया टीवी के पास जो पुख्ता जानकारी है उसके मुताबिक पिछले 48 घंटे से ये शूटर्स साए की तरह पूरे काफिले को, पूरे कॉन्वॉय को फॉलो कर रहे थे और ये बात सीसीटीवी फुटेज में भी एस्टैब्लिश हुई है। यही वजह है कि पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि अतीक अहमद जैसे ही गुलाम के बारे में कोई बात बोलना शुरू करता है, उसको सटा करके गोली कनपट्टी में मारी जाती है और जैसे ही अशरफ अपनी बाएं तरफ देखता है तुरंत के तुरंत गोलियां अशरफ की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं। इससे पहले कि माफिया ब्रदर्स कुछ समझ पाते, कुछ सेकंड में ही उन दोनों ही माफिया ब्रदर्स जमीन पे गिरते हैं और जमीन पे गिरने के बाद आप ये देखिए किस तरीके से अशरफ की बॉडी होती है आगे की तरफ, थोड़ा पीछे अतीक अहमद की बॉडी होती है और यहाँ पे जो बुलेट राउंड्स हैं 16, 17, 18, ये सारी चीजें दिखाती हैं कि मौके पर कितनी ज्यादा गोलियां चलाई गई थी। ये जो क्राइम सीन है जिसको घेरा गया है पुलिस के जरिए, यहीं पर अतीक और अशरफ को गोली मारकर ढेर कर दिया गया। तीनों जो शूटर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद एफएसएल की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची और जो आपको ये नंबरों के साथ गोल घेरे नजर आ रहे हैं, यहाँ पर तकरीबन 15 जो बुलेट है इस्तेमाल की हुई गोली चलने के बाद नजर आती है जगह जगह पर। इसके अलावा कुछ जो मांस के टुकड़े हैं वो यहाँ पर पड़े हुए थे गोली लगने के बाद और खून अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। तमाम जो टीम थी एफएसएल की उन्होंने यहाँ से एविडेंस इकट्ठा किए और वो यहाँ से चली गई, लेकिन जो निशानात है वो अभी भी यहाँ बाकी है। प्रथम दृष्टया बिल्कुल दिखता है कि जितने पुलिसकर्मी साथ होने चाहिए थे उतने पुलिसकर्मी लगातार साथ चल रहे थे, बावजूद इसके शूटर्स आते हैं, हमला करते हैं और भागने की कोशिश नहीं करते हैं, धार्मिक नारे भी लगाते हैं, जिसको देखने के बाद यूपी पुलिस ने इस पूरे मामले में जो 17 कांस्टेबल लगातार अतीक और अशरफ के साथ सुरक्षा में मौजूद थे उनको सस्पेंड करने के आदेश जारी किए हैं। रात भर पूरी हाई लेवल मीटिंग लगभग 2.5 से 3 घंटे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर चली है, जिसमें डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और डीजीएलओ सभी बड़े अधिकारी शामिल थे। देर रात विशेष
विशेष विमान से इन सभी अधिकारियों को प्रयागराज भेजा गया है ताकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से मेंटेन रहे, किसी भी तरीके से हालात खराब ना होने पाए, और कोई भी अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो निश्चित तौर पर उनको न सिर्फ जवाब दिया जाए बल्कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और ऐसे अशांति फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से पेश आने के लिए योगी सरकार ने अपने अफसरों को कह दिया है। जो शूटर थे वो पूरी रणनीति के साथ आए थे, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ना सिर्फ माइक आईडी जो पत्रकार इस्तेमाल करते हैं वो उनके पास से मिली, बल्कि यहीं पर एक कैमरा रात के वक्त पड़ा हुआ था। लगातार हम तस्वीरों में भी दिखा रहे थे, वो जो कैमरा था वो पुराना मॉडल था कैमरे का, जिस तरह के जो मॉडर्न कैमरे हैं इस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं आधुनिक कैमरे, उस तरह से नहीं था बल्कि कैसेट वाला कैमरा था। लेकिन शूटर्स को ये पता था अगर आपको पुलिस के बीच में जाना है, अतीक और अशरफ को मारना है, तो आपको पत्रकार के भेष में ही जाना पड़ेगा, उससे आपके लिए आसानी होगी। उनको इस बात का भी इल्म था बाकायदा कि इस वक्त जो टीम है वो मेडिकल पहुंचेगी, क्योंकि लगातार पत्रकार भी कई दिनों से जब से रिमांड पुलिस की रिमांड मिली है अतीक और अशरफ को, तो पल पल ये कोशिश पत्रकारों की रहती है कि फॉलो करें थाने से लेकर जहां भी टीम लेकर जाती है अशरफ और अतीक को। इसीलिए उन शूटर्स को भी बाकायदा इस बात की जानकारी थी कि जब मेडिकल ले जाया जाएगा वो एक मौका हो सकता है वहां अतीक और अशरफ बात भी करते हैं मीडिया से, कई बार जवाब देते हैं, क्योंकि कल जब शूट आउट हुआ यहाँ पर और हत्या की गई उससे एक दिन पहले भी मेडिकल के लिए जब लाया गया और असद के बारे में सवाल किया गया था अतीक अहमद से, तो अतीक ने कहा था कि असद को अल्लाह ने भेजा था और अल्लाह ने वापस बुला लिया। इसी वजह से कल जैसे ही यहाँ पर मीडिया से बात करने की कोशिश अतीक ने की, उसी वक्त फायरिंग हुई और अतीक और अशरफ यहाँ पर मारे गए। अगर सिर्फ और सिर्फ हम वीडियो को ही देखें तो वीडियो देख करके बिल्कुल साफ हो जाता है कि अतीक और अशरफ एक दिन पहले तो मीडिया से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कल बातचीत हो रही थी, अतीक बातचीत कर रहा था और बातचीत के दौरान जैसे ही गुड्डू मुस्लिम का जिक्र करता है फौरन गोली चलना शुरू हो जाती है। दोनों उसमें काफ़ी ज़्यादा मुतमईन थे, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स थे और सिर्फ निकल रहे थे बाहर, नीचे देख रहे थे, यानी कि वो पूरी तरीके से इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि यहाँ पर कम से कम इतनी पुलिस की मौजूदगी में, इतनी मीडिया की मौजूदगी में कोई भी उनकी हत्या नहीं कर सकता है। लेकिन जो उनकी आशंका थी वो पूरी तरीके से गलत साबित हुई और पत्रकारों के ही भेष में आकर के शूटर्स ने काम तमाम कर दिया। सिर्फ वीडियो को ही अगर देख लें तो ये साफ हो जाता है कि प्रोफेशनल शूटर्स किस तरीके के थे और जिस तरीके से वो गोली चला रहे थे, उनके गोली चलाने का अंदाज बता रहा था कि वो कितने हार्डकोर क्रिमिनल्स थे। पता ये भी चला है कि जो प्रोफेशनल शूटर्स यहाँ पर मौके पर जिस बाइक से आए थे उस बाइक को लेकर के भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जो प्रोफेशनल शूटर्स मौके पर आए थे उसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। पता ये भी चला है कि इन तीनों का पुराना आपराधिक बैकग्राउंड है, लेकिन अतीक के साथ इनका क्या रिश्ता है, अतीक को इन्होंने किसी के कहने पे मारा या फिर अतीक के साथ इनकी कोई निजी रंजिश थी, इस तमाम पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस का कर रहा है और निश्चित तौर पर इन्वेस्टिगेशन और जांच के बाद साफ हो पाएगा कि इस दोहरे हत्याकांड के पीछे असल वजह क्या है। एक सवाल पुलिस की सुरक्षा को लेकर भी उठाया जा रहा है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड भी सिक्योरिटी के बीच में हुआ था, अतीक और अशरफ को भी पुलिस सिक्योरिटी के दरमियान ही मार दिया गया। तो कई लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या और ज़्यादा सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा सकती थी जब इतना हाई प्रोफाइल ये मामला था। लेकिन उन तमाम चीज़ों की क्या अनदेखी की गई, इन तमाम चीज़ों की भी जांच की जाएगी। उन पुलिस वालों पर भी कहीं ना कहीं एक्शन हुआ है, उनको निलंबित भी किया गया है जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो सुरक्षा अतीक और अशरफ की रखते। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अतीक के अध्याय का तो अंत हो गया है, फिर भी एक बड़ा चैलेंज अभी भी पुलिस के सामने, प्रयागराज पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने है। वो ये है कि जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, उसको बेहतर तरीके से रखा जाए। कल रात से ही लगातार जो चौकसी है ना सिर्फ उत्तर प्रदेश प्रयागराज बल्कि तमाम दूसरे ज़िलों में भी उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में बढ़ा दी गई है, गश्त किए जा रहे हैं और यही कोशिश पुलिस की है कि व्यवस्था को ख़राब ना होने दिया जाए। पूरे प्रयागराज जनपद की अगर बात कर लिया जाए तो पूरे प्रयागराज जनपद में पूरे इलाके में जो छावनी का इलाका है उसको बना दिया गया है। अर्धसैनिक बलों को प्रयागराज में भेजा गया है। इसके अलावा आरएएफ की कई सारी टुकड़ियां भेजी गई हैं, पीएसी की टुकड़ियां भेजी गई हैं। इसके अलावा आसपास के जनपदों के जितने भी फोर्सेज एक्स्ट्रा मौजूद हैं उन सभी को डाइवर्ट किया गया है प्रयागराज, ताकि प्रयागराज में स्थिति पूरी तरीके से अनुकूल रहे। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की बात कर लिया जाए या फिर सेंसिटिव जोन्स की बात कर लिया जाए, सेंसिटिव जिलों की बात कर लिया जाए,
सभी जगहों पर एक्स्ट्रा पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है और सभी सीनियर अधिकारियों को ये साफ बोला गया है कि आपको फील्ड पर रहना है, लोगों से समन्वय स्थापित करना है। और पूरे उत्तर प्रदेश में चूंकि धारा 144 लगा दी गई है, तो एक जहां पर 4 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग उत्तर प्रदेश में फिलहाल पूरी तरीके से बैन कर दी गई है। यही वजह है कि कानून व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और डीजीएलओ जैसे सीनियर अधिकारी प्रयागराज में कैंप कर रहे हैं। आज भी उम्मीद की जा रही है कि पोस्टमार्टम के बाद जो सुपुर्द खाक की कार्रवाई है उसको आज ही किया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का जो पटाक्षेप है वो हो सके और आगे का इन्वेस्टिगेशन बढ़ाया जा सके। असद इनकाउंटर के बाद भी हमने देखा कि पुलिस ने ये कोशिश की कि बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा ना होने दिया जाए और दफनाने का जो पूरा प्रोसेस था कब्रिस्तान में असद को कल वहाँ पर भी सिर्फ 25 से 30 लोगों को ही इजाज़त दी गई नमाज जनाजा पढ़ने की। उसके बाद तदफीन में भी 25 से 30 ही लोग मौजूद थे। आज जब 3 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम करेगा अतीक और अशरफ के शव का, उसके बाद यकीनन कब्रिस्तान उनकी बॉडी को ले जाया जाएगा, तो देखना यही होगा कि प्रशासन किस तरह की कोशिश करता है। क्या अब लोगों को इजाज़त दी जाती है या फिर उसी तरह से कोशिश की जाएगी कि चंद लोगों को इजाज़त दी जाए और कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक दोनों को कर दिया जाए। इस सब के बीच एक बड़ा सवाल अभी बना हुआ है, वो है शाइस्ता को लेकर। शाइस्ता कहाँ है? क्या वाकई अब वो वक्त आ गया है कि शाइस्ता अपने शौहर और अपने देवर की आखिरी बार शक्ल देखने के लिए आएगी? क्योंकि उनका बेटा असद, जब उसका इनकाउंटर हुआ और उसको दफना दिया गया, सुपुर्द खाक कर दिया गया, उस वक्त भी अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद शाइस्ता आएगी और अपने बेटे की आखिरी दीदार करेगी, लेकिन वो नहीं आई। अब मामला दूसरा हो चला है, पति मारा गया है, देवर मारा गया है, एक तरीके से पूरा घर बर्बाद हो चुका है। शाइस्ता की बात की शोएब आपने, और निश्चित तौर पर यह सवाल लगातार कल भी चल रहा था कि शाइस्ता क्या अपने बेटे असद को देखने के लिए, उसके अंतिम दर्शन करने के लिए आएगी, लेकिन शाइस्ता गिरफ्तारी के डर से कल मौके पर नहीं आई। लेकिन अब सवाल, चूंकि अतीक अहमद की मौत हो चुकी है, अशरफ की मौत हो चुकी है, ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या शाइस्ता परवीन सामने आएगी, क्या आयशा सामने आएगी जो कि अतीक की और अशरफ की बहन है। और सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या जैनब, जो कि माफिया अशरफ की पत्नी है, मामले में वांटेड है, उसको भी एफआईआर में आरोपी बनाया गया है। तो घर की ये 3 महिलाएं जो कि मामले में आरोपी भी बन चुकी हैं शोएब, उनको भी देखने के लिए सबकी निगाहें लगी होंगी कि क्या ये तीनों महिलाएं आज यहाँ पर आती हैं या फिर नहीं आती हैं। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल ये भी है कि अतीक के 4 बेटे हैं, 2 जेल में हैं और 2 नाबालिग हैं बाल सुधार गृह में। हमने असद के मामले में ज़रूर ये देखा कि अतीक अहमद और अशरफ को इजाज़त नहीं दी गई थी कि वो आखिरी दीदार कर सके असद का, लेकिन क्या इस मामले में ऐसा हो सकता है? क्योंकि आज इतवार का यानी कि संडे का दिन है, हालांकि कोर्ट खुला नहीं है, लेकिन क्या इस तरह की कोशिश हो सकती है कि जो बेटे हैं या जो नाबालिग बेटे हैं उन चारों को आखिरी दीदार के लिए लाया जाए, या इसकी संभावना कानूनी तौर पर अभी कम नजर आती है? संडे की वजह से इन तमाम चीज़ों पर भी निगाह बनी रहेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।